एल और एम दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 2:3। 28 फरवरी 2016 को इन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया और आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपको ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी हैं जिनके लिए आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों पहली इंफॉर्मेशन क्या है उसको देख लीजिए। यहां पे कहा गया है कि अ क्रेडिटर फॉर ₹1,40,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹1,80,000 एंड पेड टू द फर्म ₹40,000। तो एक क्रेडिटर जो था तो ₹1,40,000 का, यानी उसे बिजनेस से या उसे फर्म से ₹1,40,000 लेने थे, मगर उसने एक बिल्डिंग एक्सेप्ट कर ली जिसकी वैल्यू थी ₹1,80,000 और जो एक्स्ट्रा पैसे थे उसने फर्म को दे दिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्रेडिटर उल्टा फर्म को पैसे दे रहा है क्योंकि उसने फर्म से ज़्यादा अमाउंट की एसेट जो है टेक ओवर कर ली जो उसके क्लेम से ज़्यादा अमाउंट की थी। तो ऐसे में जो डिफरेंस है उसने कैश में पे कर दिया टू द फर्म। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां पैसा जा नहीं रहा बल्कि पैसा आ रहा है, दैट्स वाई आपको ये एंट्री बनानी होगी। तो एंट्री बनेगी बच्चों ₹40,000 से। क्लियर बच्चों ये पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो दूसरा क्रेडिटर है जिसे फर्म से ₹30,000 लेने हैं, उसने एक मशीनरी जो कि ₹28,000 की थी उसे टेक ओवर कर लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो उसका क्लेम तो 30,000 का था लेकिन उसने हमसे 28,000 की मशीनरी को ले लिया और उसका अकाउंट ऐसा करने से सेटल हो गया, यानी अब हमें उसे कोई पैसे नहीं देने हैं, ना ही उससे कोई पैसे लेने हैं। तो अगर हम किसी क्रेडिटर को कोई एसेट देते हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम और हमें कोई बाद में उसे पैसा नहीं देना पड़ता, ना ही पैसा लेना होता है, तो ऐसे में बच्चों कोई एंट्री पास नहीं की जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आएगा नो एंट्री, कोई एंट्री होगी ही नहीं। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट। एक तीसरा क्रेडिटर था जिसका टोटल क्लेम था ₹70,000। उसने 30,000 तो कैश ले लिया हमसे, अब बचा कितना 40,000 जो हमें से देना है। उसके लिए उसने हमारी एक इन्वेस्टमेंट जो थी तो ₹40,000 की, उसे उसने अपने क्लेम के सेटलमेंट में टेक ओवर कर लिया। तो उसका बचा हुआ 40,000 हमें नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे एक अपनी 45,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, यहां पर हमें नुकसान जरूर हो रहा है बट हमें जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर को दी जाएगी उसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्रेडिटर को लेकिन जो आपने 30,000 कैश पे किया है उसकी एंट्री तो आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आप क्रेडिटर जो कि 40,000 का बचा हुआ उसका क्लेम था उसको आपने 45,000 की इन्वेस्टमेंट दी है, आपको इन्वेस्टमेंट देने पे नुकसान भी हुआ है, मगर ऐसा करने से हमें उस 40,000 उस क्रेडिटर को नहीं पे करना पड़ा है इन कैश, तो हमें उसकी कोई एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी क्रेडिटर किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है और उसके बदले ना ही कोई पैसा देता है ना लेता है तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो 30,000 है वो तो हमने क्रेडिटर को कैश दिए हैं तो उसकी एंट्री जरूर बनाई जाएगी और ये एंट्री बनेगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विद ₹30,000 जो हमने उसको कैश में पे किया है। अगले पॉइंट में कहा है कि लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज ₹4,000। तो आपको डिसोल्यूशन वाले प्रोसेस में लॉस हुआ है 4,000 का। तो बच्चों ये जो 4,000 का लॉस है ये आपको पार्टनर्स में बांटना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी एल और एम में।
और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो लॉस जब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रियलाइजेशन का, तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएंगी लॉस से। तो हम लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 4000 को जब आप 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो एल डेबिट होगा 1600 से, एम डेबिट होगा 2400 से और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹4000। क्लियर बच्चों?